सबसे पहले एमएसएमई के लिए मशीनरी लोन क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन, मशीनरी लोन के कोई 3 फायदे। क्या मशीन लोन केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिलता है या फिर सर्विस सेक्टर को भी मिलता है? फोर्थ क्वेश्चन, क्या मशीन लोन हमेशा कोलैटरल पर ही मिलता है या बिना कोलैटरल के भी मिलता है? फिफ्थ क्वेश्चन, जो हम मशीन लोन लेते हैं उसकी जो रीपेमेंट टाइम है वो कितना रहता है? पेमेंट पीरियड 5 साल से लेके 15 साल तक का हो सकता है। जो मशीन लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कितना रहता है? वो जनरली 8% से लेके 18% के बीच में हो सकता है। क्या नए जो स्टार्टअप्स हैं वो भी मशीन लोन ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लोन मिल सकता है नए लोगों को। हाय एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी पॉडकास्ट चैनल फाइनेंस की बात फाइनेंस सेवा के साथ में। मैं हूं आपकी होस्ट रिश्ना और आज हम बात करने वाले हैं मशीन लोन फॉर एमएसएमईज के बारे में। आज हमारे साथ जुड़ेंगे सीए विकास जैन विद एक्सपीरियंस ऑफ 25+ ईयर्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। वेलकम है आपका आज के पॉडकास्ट में। हाँ, थैंक यू दिशना, थैंक यू लिसनर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं मशीन लोन फॉर एमएसएमईज। तो स्टार्ट करिए या पॉडकास्ट। श्योर। तो सर, सबसे पहले बताइए, जो ये मशीन लोन होता है एमएसएमईज के लिए वो आखिर होता क्या है? बेसिकली मशीन लोन एक टर्म लोन होता है जो कि किसी बैंक या एनबीएफसी द्वारा ठीक है किसी एमएसएमई को दिया जाता है। इसका यूटिलाइजेशन मशीन खरीदने के लिए किया जा सकता है। ये जनरली लॉन्ग टर्म लोन होता है जिसका टेन्योर मतलब 10 साल तक हो सकता है। यदि बहुत बड़ा प्लांट है तो इसका टेन्योर 15 साल तक भी हो सकता है। इसमें मोरेटोरियम भी 1 से 2 साल या इवन 3 साल तक के लिए दिया जा सकता है। तो सर, आपके हिसाब से एमएसएमईज को मशीन लोन लेने के बारे में क्यों सोचना चाहिए? मतलब आपकी तरफ से एडवाइजेबल है मशीन लोन लेना या नहीं? नहीं, बिल्कुल एडवाइजेबल है क्योंकि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, मशीनें पुरानी हो जाती हैं और टाइम टू टाइम नई टेक्नोलॉजी भी आना चालू हो जाती है जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, पावर कंजम्पशन कम होता है। आज के बदलते हुए एनवायरनमेंट में जहाँ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं तो एमएसएमई के लिए सर्वाइवल जब ही पॉसिबल है जब वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करें, प्रॉपरली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपना प्रोडक्शन स्केल बढ़ाएं। जैसे कि मतलब चाइना में कई कंपनीज बंद हो रही हैं या इंडिया में आ रही हैं, राइट। तो बड़ी कंपनीज हैं तो उनको फर्दर सप्लायर चाहिए होते हैं। तो वो जब तक कॉस्ट इफेक्टिवली प्रोडक्शन नहीं होएगा, राइट, जब तक आप प्रॉफिट नहीं बढ़ सकता एक्चुअली, राइट। जितनी आप कॉस्ट सेविंग कर पाएंगे उतना ही आगे ग्रोथ का इसको एमएसएमई के लिए रहेगा एक्चुअली। तो सर, आपके हिसाब से मशीन लोन का जो यूज़ है वो यूजुअली किन किन चीज़ों के लिए किया जा सकता है और कौन सी ऐसी कंपनीज हैं? डिफरेंट टाइप की कंपनीज होती हैं, कई सर्विस सेक्टर में हो गई, कई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो गई, तो कौन कौन इसका यूज़ कर सकता है? देखिए, मशीन लोन बेसिकली कोई भी नई मशीन खरीदने के लिए लिया जा सकता है। जैसे सर्विस सेक्टर है तो वो अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए अलग अलग सेक्टर में अलग अलग मशीन्स आती हैं, उनको यूटिलाइजेशन हो सकता है। उससे एंसिलरी अगर कोई मशीन्स हैं या उसके लिए भी उस मशीन लोन को यूटिलाइज किया जा सकता है। सेम तरह से कोई ट्रेडर्स हैं, उनको भी कई बार मशीन की ज़रूरत होती है, छोटी मोटी मशीन की ज़रूरत होती है, तो वो भी मशीन लोन में इसमें कवर किया जा सकता है। तो सर, ये जो मशीन लोन है, इज इट अ सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड? बिकॉज कई जगह लोन लेने के लिए हमें कोलैटरल देना पड़ता है। सो डू वी नीड टू गिव कोलैटरल इन दिस? बताइए थोड़ा। हाँ, बिल्कुल। मशीन लोन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह से लिया जा सकता है। ये गवर्नमेंट की कई डिफरेंट स्कीम्स हैं जिसमें अनसिक्योर्ड लोन भी मशीन के लिए मिल सकता है और कुछ अगर मशीन लोन का अमाउंट ज़्यादा हुआ तो कई बार बैंक्स 30% से लेके 100% तक एडिशनल कोलेटरल सिक्योरिटी की मांग कर सकते हैं। और इसमें जो जो हम मशीन लोन लेते हैं इसमें जो रीपेमेंट टेन्योर होता है वो कितना रहता है? देखिए, इसमें रिपेमेंट पीरियड 5 साल से लेके 15 साल तक हो सकता है। अगर मशीन की कॉस्ट ज़्यादा है, मान लीजिए इन करोड़ में है, मे बी 50 करोड़ 100 करोड़, तो उनका जो रिपेमेंट पीरियड है जनरली उसके कैश फ्लो से डिसाइडेड होता है। ओवरऑल प्रोजेक्शन बनाई जाती है कि भाई इस प्रोजेक्ट में इतनी मशीन लग रही है तो उसका आउटफ्लो कितना होगा, कितने साल में उसका रिपेमेंट कंफर्टेबली हो सकता है। वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, मशीन टू मशीन वेरी करेगा। बिल्कुल।
और सर अगर हम इसकी इंटरेस्ट रेट की बात करें, जैसे कोई एमएसएमई ओनर अगर मशीन लोन लेना चाहता है तो उसमें इंटरेस्ट रेट कितना रहता है लगभग? देखिए ये किसी भी लोन के लिए, मशीन लोन के लिए ये डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पे कि लोन अमाउंट कहाँ है, किस इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले रहे हो, राइट, कितने पीरियड का लोन ले रहे हो, एमएसएमई ओनर है उसकी अपनी सिविल स्कोर्स क्या है। तो कई फैक्टर्स हैं जो कि इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। लेकिन हाँ, जनरली आप ये कह सकते हैं कि 8% से लेके 12-13% का इंटरेस्ट रेट होता है। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, एनबीएफसी टू एनबीएफसी वेरी करता है, और बोरोवर टू बोरोवर वेरी करता है। तो सर जैसे हमने देखा है आजकल जो कंपनीज हैं, बहुत सारी नई नई कंपनीज खुल रही हैं और जो हमारे एमएसएमई सेक्टर है वो बूस्ट हो रहा है अभी। राइट। तो बहुत सारी ऐसी नई कंपनीज होंगी जो मशीन लोन लेना चाहती होंगी, तो क्या उनको अलाउड होता है मशीन लोन लेना, या जो नई कंपनीज हैं वो नहीं ले सकती मशीन लोन? देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है वो जनरली तो नए वेंचर में पैसा नहीं देता, एनबीएफसी भी नहीं देती। हाँ, अगर उनका बिजनेस ऑलरेडी कोई चल रहा है, कोई नई कंपनी वो इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं और उनका बिजनेस मॉडल मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, तो प्राइवेट सेक्टर इसमें आके लोन दे देता है। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जितने पीएसयूज बैंक हैं, इसके अलावा जो सिडबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, वो नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में अवश्य लोन देते हैं, चाहे वो स्टार्टअप हो या पुराना रनिंग कंपनी हो या फिर नई सेटअप हो। अब अगर हम बात करें जो सैंक्शन होता है अमाउंट, वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है? देखिए, ये ओवरऑल जब भी कोई मशीन लोन के लिए जाता है, चाहे एग्जिस्टिंग यूनिट हो या नया सेटअप कर रहे हैं, प्रॉपर उसका सीएमए डाटा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके बेसिस पर उसका कैश फ्लो चेक किया जाता है कि इसकी मशीन लगने से प्रोडक्शन में क्या इंक्रीज हो सकता है, कॉस्ट एफिशिएंसी कितनी आएगी, उसके कैश फ्लो के बेसिस पर ही रिपेमेंट पीरियड बैंक डिसाइड करता है, और उसके साथ मॉरेटोरियम भी उसी समय डिसाइड किया जाता है। तो सर जैसे हम देखते हैं अच्छा क्रेडिट स्कोर होना बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई भी लोन लेने जा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, हम एज ए बिजनेस जा रहे हैं, एज ए इंडिविजुअल जा रहे हैं। तो इसमें जैसे अगर कोई एमएसएमई ओनर मशीन लोन लेने जा रहा है तो उसमें जो हमारा क्रेडिट स्कोर है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, आजकल कोई भी लोन होता है बिना सिविल रिपोर्ट चेक किए नहीं होता, चाहे छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी बोरोवर के लिए आजकल अपनी सिविल रिपोर्ट सही मेंटेन रखना प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। ये एक तरह से फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, कोई मशीन लोन के लिए जाए या कोई भी अदर लोन के लिए जाए, राइट। इवन कई गवर्नमेंट बैंक्स ने तो सिविल स्कोर को और इंटरेस्ट रेट को आपस में लिंक किया हुआ है, राइट, कि वो अपने जो बेस रेट है या जो रेपो रेट है उसके ऊपर कितना मार्कअप लेंगे एक्चुअली। तो कि हर बोरोवर के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी सिविल रिपोर्ट सही रखें, तभी उसको सस्ता लोन मिल पाएगा, अदरवाइज उसको हाई रेट पर जाना पड़ेगा। तो सर जैसे हमने देखा है आजकल जो चल रहा है कि लोग चाहते हैं चुटकियों में काम हो जाए, तो मैंने एक टर्म सुना है क्विक सैंक्शन। आजकल लोग ये लोन लेने के लिए बहुत मतलब उनकी इंटेंशन है कि जल्दी मिल जाए लोन। ये क्या है क्विक सैंक्शन लोन? देखिए, कुछ फिनटेक कंपनीज हैं जिन्होंने कहा है कि अपना बेसिक डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, जैसे आपने केवाईसी अपलोड कीजिए, उनका आईटीआर अपलोड कीजिए बोरोवर का, उनकी जीएसटी डिटेल सबमिट कीजिए, राइट, और बैंक स्टेटमेंट अपलोड कीजिए। उनका अपना सिस्टम है, वो उसको चेक करता है, सारी चीज़ों को अलाइन करता है, वो सिविल रिपोर्ट को फैच करता है और उसके बेसिस पर इन प्रिंसिपल लेटर जनरेट हो जाता है। ये तो एक फिनटेक की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जैसे सिडबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने भी 1 करोड़ रुपए तक इन प्रिंसिपल सैंक्शन का प्रोविजन किया हुआ है। उनके पोर्टल पर कोई भी अपनी डाटा अपलोड करता है और विद इन 1 घंटे के अंदर उनको इन प्रिंसिपल लेटर मिल जाता है। गवर्नमेंट ने इस तरह से और भी पहल की है, जैसे एक जनसमर्थ.in करके एक प्लेटफॉर्म है, वो उस पर भी सेम प्रोसीजर है। उसमें गवर्नमेंट की लगभग 12 स्कीम्स हैं, उन स्कीमों में इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाता है। इसी तरह से गवर्नमेंट ने एक और प्लेटफॉर्म को सपोर्ट कर रहा है, PSB लोन्स इन 59 minutes.in। इस पर भी लोग अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं और इन प्रिंसिपल अप्रूवल 5 करोड़ रुपए तक के लोन का मिल जाता है। तो हमारा जो सिडबी है उसकी क्या रोल रहता है
इस पूरे प्रोसेस में मशीन लोन के? हाँ, देखिए सिडबी की कई स्कीम्स हैं मशीन लोन की, प्रोजेक्ट लोन की, जो कि काफ़ी प्रचलित हैं और इनका मेन उद्देश्य ही है एमएसएमई को सपोर्ट करना। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो कि एमएसएमई की ग्रोथ के लिए रेगुलर कार्य करती रहती है। कई गवर्नमेंट के फंड्स आते हैं उनके पास, तो वो काफ़ी सस्ते रेट्स में अपने आगे एमएसएमई को प्रोवाइड करती हैं। ये बेसिकली डायरेक्ट लैंडिंग भी करती है और इनडायरेक्ट लैंडिंग भी करती ओके। है। डायरेक्ट लैंडिंग में ये एमएसएमई ओनर्स को डायरेक्ट लोन देती हैं और इनडायरेक्ट लैंडिंग में जो बैंक्स या एनबीएफसीज हैं उनको ये इनडायरेक्टली फंड करते हैं जो फर्दर एमएसएमई को लोन देते हैं। तो सर सिडबी की एक स्पीड स्कीम के बारे में सुनने में आया है मेरे, थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ये? सिडबी की इस स्कीम में विदाउट सिक्योरिटी 15 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है काफ़ी ओके। सस्ते रेट पर। इसमें 100% फंडिंग सिडबी करती है। अच्छा। जैसे मान ली किसी ने 15 करोड़ की मशीन खरीदनी है तो हम्म 15 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा उसको। 25% यानी मतलब 3.75 करोड़ की एफडीआर एज ए मार्जिन देनी होती है। इसका टेन्योर लगभग 7 साल का हो सकता है। ओके। सिविल स्कोर इसमें सही होना चाहिए और 3 इयर्स ऑपरेशन मैंडेटरी है। तो सर जैसे सिडबी से किसी को मशीन लोन की स्कीम अवेल करनी हो तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है? देखिए सिडबी जो बेसिक और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसी तरह से सिडबी में भी एप्लीकेबल है कि उनका सिविल सही होना चाहिए, राइट। पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, राइट, तभी सिडबी उसको एंटरटेन करेगा। हाँ, नया बिजनेस कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सिडबी ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड दोनों प्रोजेक्ट के लिए लोन देता है, मशीन लोन हो या प्रोजेक्ट लोन हो, उसमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन प्रमोटर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, सिविल सही होना चाहिए। अगर यहाँ रिक्वायरमेंट है कोलेटरल सिक्योरिटी की, वहाँ कुछ स्कीम्स हैं जहाँ कोलेटरल सिक्योरिटी सिडबी डिमांड करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। और सर जैसे कोई अगर सिडबी की कोई स्कीम अवेल कर रहा है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा? देखिए सिडबी की कुछ स्कीम है, जैसे एक्सप्रेस स्कीम है जो कि 1 करोड़ रुपए तक है। इसमें कोई भी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा, राइट, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल उसको 1 घंटे में मिल जाता है एक बार डॉक्यूमेंट सबमिट करते ही। उसके बाद वो सिडबी की अपनी ब्रांच में जाकर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है और विद इन ए वीक ये लोन उनको मिल सकता है। इसी तरह से कुछ और स्कीम्स हैं जिसमें लोन अमाउंट ज़्यादा है, मान लीजिए 15 करोड़ है, 20 करोड़ है, इवन 50 करोड़ रुपए तक है, तो वो सिडबी की अपनी ब्रांच को विजिट कर सकता है और अपने जो भी क्रेडेंशियल हैं वो सबमिट करेगा। सिडबी के सिडबी अपना ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, उनकी यूनिट को विजिट करेगा। अगर प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है तो उसकी लीगल वैल्यूएशन सभी चेक कराएगा। एक मैंने स्कीम के बारे में सुना है जो सिडबी का एक इनिशिएटिव है बेसिकली, डिजिटल प्रयास करके। हाँ, इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या देखिए है? ये सिडबी की एक बहुत छोटे माइक्रो लेवल पर जो अच्छा। एमएसएमई ओनर्स हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। इसके लिए उन्होंने अपनी डेडिकेटली ऐप बनाई हुई है और चूंकि सिडबी की ऑर्गेनाइजेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है तो उन्होंने माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के साथ टाई अप किया हुआ है कि वो एज ए पार्टनर छोटे छोटे गाँव में, देहातों में वो लोग काम करते हैं। किसी को मान लीजिए 50,000 का लोन चाहिए, किसी को 1 लाख का लोन चाहिए, तो वो रियल टाइम बेसिस पर उस ऐप के द्वारा लिया जा सकता है। जो एमएफआई उससे कनेक्टेड है सिडबी से वो इस पूरे प्रोसेस में सिडबी की हेल्प करती है। तो सर जैसे बहुत सारे अभी हमारे व्यूअर्स होंगे ऐसे जो मशीन लोन लेने जाने वाले हों, आप थोड़ा बताइए बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन से ऐसे होने चाहिए जो उन्हें तैयार रखने चाहिए जब वो जा रहे हो अप्लाई करने के लिए? ठीक है, देख तो सबसे पहले तो उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड केवाईसी सबमिट करने होते हैं और उसके जो प्रमोटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं उनके केवाईसी सबमिट करने होते हैं। उसके बाद उनको अपना बिजनेस प्लान कह सकते हैं या आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट कह सकते हैं, उसके साथ उसी में सीएमए डाटा कनेक्टेड होता है, वो सबमिट करना होता है। अगर कंपनी ऑलरेडी पुरानी है तो उनको 3 इयर्स के फाइनेंशियल सबमिट करने होते हैं। 1 ईयर का बैंक स्टेटमेंट सबमिट करना होगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन्स चल रहे हैं तो उनके सैंक्शन लेटर और रिपेमेंट पीरियड सबमिट करना होगा। अगर मशीन लोन ले रहे हैं तो उसके लिए मशीन की कोटेशन सबमिट करनी होगी। ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि किसी भी मशीन लोन के लिए ज़रूरी है, चाहे सिडबी में अप्लाई कर रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। और सर क्या सिडबी जितने भी अपनी लोन स्कीम्स देता है, मशीन लोन स्कीम्स, उसमें सब में क्या वो कोलैटरल मांगता है?
नहीं, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। मैंने आपको बताया है कि लगभग 15-20 करोड़ तक जो लोन्स हैं वो विदाउट सिक्योरिटी होते हैं। सिडबी 25 से 30% की एफडीआर उसके अगेंस्ट मांगता है। फंडिंग 100% होती है। जब लोन अमाउंट 20 करोड़ के ऊपर चला जाता है, 50 करोड़ 100 करोड़ तक, तो उस केस में सिक्योरिटी मांगी जा सकती है सिडबी की अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स में। तो जब हम एमएसएमईज की बात करते हैं स्पेशली, और जब स्कीम्स की बात होती है, तो एक टर्म आता है सीजीटी एमएसई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें काफ़ी लोन्स हो रहे हैं और सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। एक तरह से ये गारंटी स्कीम है, मतलब टू 10 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए। शुरुआत में ये 2 करोड़ थी, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इसको 10 करोड़ तक कर दिया है। यानी मतलब अगर 10 करोड़ तक कोई मशीनरी लोन लेना चाहता है तो गवर्नमेंट उसकी गारंटी देती है। इस तरह में लगभग 85% तक रिस्क कवर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हो जाता है। उसका रिस्क 25% से सिर्फ 15% तक रह जाता है। तो ये एक बड़ी अच्छी स्कीम है जिसमें मैक्सिमम एमएसएमई ओनर्स लोन ले सकते हैं। एक और स्कीम के बारे में सुनने में आता है पीएमईजीपी, इसके बारे में थोड़ा बताइए, और कौन कौन इसके लाभ उठा सकता है ये भी थोड़ा बताइए। हाँ, इस स्कीम में 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं इसमें आना चाहते हैं। इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है 25% से लेकर 35% तक। मतलब किसी ने अगर 50 लाख का लोन लिया तो उसको 17.5 लाख की सब्सिडी भी मिल सकती है। तो जितने भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इस स्कीम में ज़रूर चेक करना चाहिए कि वो इस स्कीम में एलिजिबल है या नहीं। तो उनको ओवरऑल इफेक्टिव कॉस्ट काफ़ी कम पड़ जाती है, उसकी इंटरेस्ट की भी, उनके कैपिटल की। और इसमें जो प्रमोटर मार्जिन है वो भी काफ़ी कम होता है, मतलब 15% 10% तक भी इवन चला जाता है। मतलब अगर किसी ने मान लीजिए 50 लाख की मशीन लेनी है तो उसको 45 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, मशीन लोन। एक मैंने प्लेटफॉर्म का नाम सुना था, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म, यूएपी। सुनने में तो ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे एमएसएमईज वगैरह हैं उनकी हेल्प के लिए कोई प्लेटफॉर्म है, थोड़ा बताइए क्या है ये बेसिकली क्या हुआ कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके पास टेक्नोलॉजी सिस्टम वगैरह वो नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या कि जो माइक्रो फाइनेंस यूनिट्स हैं उनको कहा है कि भाई आप इस तरह का डाटा इकट्ठा कीजिए, उनको कोई भी छोटा मोटा लोन देते हो तो उसकी इंफॉर्मेशन पंच कीजिए। हाँ, इसके आधार पर उन लोगों को उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू किया जाएगा। जिससे सारा डाटा, चाहे माइक्रो यूनिट का हो चाहे स्ट्रीट वेंडर्स का हो, सारा डाटा एक जगह कंपाइल हो जाए, जिससे गवर्नमेंट जब भी कोई स्कीम्स निकालती है तो उसका बेनिफिट सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि इस तरह के जो वेंडर्स होते हैं उन पे जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल नहीं होता, तो उनके लिए इस तरह का रजिस्ट्रेशन कर पाना मतलब मुश्किल होता है एक्चुअली। तो सभी लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाने का गवर्नमेंट का बड़ा प्रयास है, जिससे कि हर व्यक्ति को, हर तरह के बिजनेस ओनर को इस तरह का बेनिफिट मिल पाए। तो जैसे कि आजकल ग्रीन टेक और सस्टेनेबिलिटी के बारे में बहुत बात की जा रही है, और मैंने एक स्कीम के बारे में सुना है एमएसई गिफ्ट, GIFT। जी, तो थोड़ा बताइए इस स्कीम के बारे में। देखिए, एक गवर्नमेंट की एक और स्कीम है जिसमें कोई अगर टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए नई मशीन्स को लेता है या पुरानी मशीन्स को रिप्लेस कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम 1 करोड़ रुपए तक का लोन पर 2% इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे। राइट, मान लीजिए किसी को 9% पर लोन मिलता है तो 2% सरकार देगी। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अपनी मशीन की लिस्ट स्पेसिफाई की है, सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज। राइट, अगर कोई एमएसएमई ओनर उन मशीन्स को लेता है तो ये 2% की इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब ये एडिशनल बेनिफिट उनको मिल जाएगा एक्चुअली। तो इफेक्टिवली इंटरेस्ट रेट उनको काफ़ी कम करेगा। और ये इसका टेन्योर जनरली 5 ईयर्स का होता है। मतलब अगर आप 5 साल में देखें और 1 करोड़ के लोन पे तो समवेयर 10% की सब्सिडी बन जाती है। अच्छा अमाउंट है ये भी। हाँ, काफ़ी अच्छा अमाउंट है एमएसएमईज के लिए। और एक और चीज़ आती है फंड्स ऑफ फंड, ये थोड़ा बताइए क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ने लगभग 50,000 करोड़ का फंड्स ऑफ
फंड क्रिएट किया है जो कि सिडबी और अदर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो इक्विटी की प्रॉब्लम थी एमएसएमई ओनर्स को कि भाई लोन तो उनको मिल जाता था बैंक से एनबीएफसी से, लेकिन बैंक से एनबीएफसी कहते हैं भाई कुछ सर्टेन परसेंटेज इक्विटी का भी होना चाहिए, तो उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फंड क्रिएट किया है। अच्छा। तो वो सिडबी जैसी कई नोडल एजेंसीज हैं उनके थ्रू वो बनाया जा रहा है और जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनके थ्रू ये गवर्नमेंट को दिया जा रहा है जो एमएसएमई ओनर्स हैं जो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके सर, जैसे हम बात करते हैं हमेशा जब भी कोई स्कीम आती है तो क्या होता है कि जो हमारे SC/STs हैं, वुमेन, उनके लिए भी कोई स्पेशल प्रोविज़न होते हैं, तो इस केस में भी कोई स्पेशल प्रोविज़न है को या SC/ST कैटेगरी के लोगों को लोन मिल सकता है नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जब भी किसी लोन की बात होती है तो बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे हमारे NBFCs हो गए, बैंक्स हो गए या कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो मशीन लोन के केस में इन सब का क्या रोल रहता है? देखिए, जो इंडिया में जनरली आप देखें 3-4 तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो मशीन लोन देते हैं। सबसे पहले PSUs हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हाँ, ये सारे जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, नए प्रोजेक्ट्स हैं, इनके लिए फंडिंग के लिए इमीडिएट तैयार होते हैं। तो इनका बड़ा अहम रोल है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में। कोई प्राइवेट बैंक अब फ्रंट पहले नहीं आते, जब 2-3 साल जब काम चालू हो जाता है, सब कुछ ट्रैक पे आ जाता है, तब वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो PSU के लोन को टेक ओवर कर लेते हैं। लेकिन इनिशियली PSU और जो सिडबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आता है नंबर प्राइवेट बैंक्स का। प्राइवेट बैंक इनिशियली नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ, लेकिन 2-3 साल की वर्किंग के बाद वो आते हैं। फिर एडिशनल कोई लोन की रिक्वायरमेंट हो तो डेफिनेटली वो पार्टिसिपेट करते हैं। या तो प्रमोटर का कोई पास बहुत अच्छा, उन्हें यूनिट नंबर 2 लगानी हो, दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो जनरली वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड कैटेगरी आता है NBFCs का। कुछ NBFCs एग्रेसिवली इस लाइन में है, वो काफ़ी फास्ट लोन भी देते हैं, मतलब 50 लाख 1, 2, 5, 10 करोड़ तक, इवन फॉरेन करेंसी में भी वो लोग लोन अरेंज करते हैं, राइट। लेकिन वो जनरली नई यूनिट्स को नहीं करते, वो जनरली कहते हैं मेरा 2 साल 3 साल का मिनिमम विंटेज होना जरूरी है, तभी वो लोन्स को फाइनेंस करेंगे। एक्चुअली मशीन्स को जो लोग फाइनेंस करेंगे। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका अपना अलग अलग रोल है, अलग अलग सेगमेंट है इनका जहाँ जहाँ फंडिंग करते हैं। तो बोरोवर की कैटेगरी हिसाब से डिसाइड करना होता है कि उसको कहाँ से लोन मिल पाएगा, किस रेट पे मिल पाएगा और क्या अलग टर्म्स कंडीशन रहेंगी। तो अल्टीमेटली बोरोवर के ऊपर है बेस्ट डिसीजन क्या है। राइट, बिल्कुल। और सर, इसमें जैसे PSBs होते हैं, उनका क्या रोल होता है इसमें? PSB मैंने आपको बताया ना, वही एग्रेसिवली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, मतलब आप सब बैंक्स हैं, वही ग्रीन फील्ड में लोन मतलब करती हैं। तो ये एक अहम रोल है उनका। मतलब तो जैसे कि आपने बताया बहुत सारे मीडियम्स हैं लोन लेने के लिए। कौन कौन से ऐसे मेजर बैंक्स हैं, जैसे पब्लिक हो गए या प्राइवेट हो गए, जो इसमें इन्वॉल्व है? देखिए, जो अगर पब्लिक की बात करें तो सिडबी मेन मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी प्रमोट करता है। इसके बाद SBI, PNB, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करते हैं। कई अकेले भी करते हैं, कई कंसोर्टियम में भी करते हैं, कई मल्टीपल बैंकिंग में भी करते हैं। तो ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट साइज क्या है, उस हिसाब से फंडिंग हो जाती है। आजकल फिनटेक कंपनीज के बारे में भी काफ़ी सुनने में आ रहा है रिगार्डिंग मशीन लोन एंड ऑल, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, कई फिनटेक्स हैं जो कि छोटे लोन्स करती हैं, काफ़ी स्पीड से लोन करती हैं वो। अच्छा। हाँ, उनका मतलब रेट जो है वो नॉर्मल से भी ज़्यादा है? हाँ, रेट तो ज़्यादा होता है उनका, लगभग 12-13% एवरेज रेट आप मान सकते हैं, और ये 18% तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बोरोवर टू बोरोवर, और किस तरह की वो मशीन्स ले रहे हैं एक्चुअली। हाँ, और उनका प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है एज कम्पेयर टू PSU या सिडबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के कंपेरिजन में। अगर कोई NBFC से लोन ले रहा है बैंक की जगह, तो उसका क्या फ़ायदा रहता है? देखिए, फ़ायदा यही है, स्पीड। अगर मान लीजिए आपके पास नया ऑर्डर आ गया और आपके पास टाइम नहीं है, राइट, कि अपने बैंकर के पास जाने का,
राइट। तो और या वो कहता था नहीं हमने अभी नहीं दे पाएंगे, आप कोलेटरल सिक्योरिटी और दीजिए, राइट। इस केस में एनबीएफसी एक बेस्ट ऑप्शन है। वो लोग कोई सिक्योरिटी वगैरह की डिमांड नहीं करते, वो जनरली कहते हैं भाई हमें कुछ एफडी मार्जिन दे दीजिए। मान लीजिए उन्होंने आपकी मशीन है मान लीजिए 5 करोड़ रुपए की, वो कहेंगे भाई ठीक है आप मुझे 1 करोड़ की एफडी दे दीजिए, बाकी 100% लोन वो दे देंगे। हाँ थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिवली उतना नहीं है, लेकिन हाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो इमीडिएट पूरी हो जाती है। तो जैसे हम सिडबी की अगर बात करें तो मैंने एक चीज़ सुनी है, पार्टनरशिप विद ओईएम स्कीम, इसके बारे में थोड़ा बताइए। बेसिकली सिडबी ने क्या किया है, कई जो मशीन सप्लायर्स हैं उनके साथ टाई अप किया हुआ है कि भाई अगर वो कोई एमएसएमई ओनर बोरोवर अगर उन सप्लायर से मशीन लेता है तो उनका लोन अप्रूवल बहुत फास्ट ट्रैक पर हो जाता है, क्योंकि वो टेस्टेड सप्लायर्स हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, उनकी टेक्नोलॉजी सिडबी को पता है। तो इस तरह की विन विन सिचुएशन है। तो पहले कोई भी लोन अगर कोई मशीन लोन लेना चाहता है तो वो ज़रूर सिडबी को अप्रोच कर सकता है कि भाई चेक कर ले वेदर वो स्कीम में फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर स्कीम में फॉल कर रहा हो तो बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस में रहती है उसमें और सिडबी की तरफ से, और वो प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट होता है। अच्छा ओके, मतलब प्राइसेस वगैरह देख के, और जो इसमें जो प्रोसेस है वो तब भी सिंप्लीफाई होता है और फास्ट ट्रैक पे होता है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो जैसे जो माइक्रो फाइनेंसिंग यूनिट्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको हम एमएफआई बोलते हैं, तो क्या वो भी ये लोन देते हैं? हाँ बिल्कुल है। कई इंस्टीट्यूशन कई जगह ऐसी हैं मतलब जहाँ पे लोगों को मशीन के लिए रिक्वायरमेंट है, लेकिन वहाँ पे बैंक्स अवेलेबल नहीं है, राइट। क्योंकि वो साइज बड़ा छोटा होता है, किसी ने 20,000 रुपये लोन लेना है मशीन के लिए, किसी ने 50,000 लेना है, किसी 1 लाख लेना है। तो इस तरह के लोन जनरली बैंक्स या सिडबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वायबल नहीं है। तो इस तरह के लोन्स कई माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं वो करती हैं। हाँ थोड़ा रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, 12% से लेके 14%, लेकिन वो ईजिली लोन उस तरह का मिल सकता है एक्चुअली। तो कोई इस साइज़ के लोन देख रहा है और यहाँ पे और ऑप्शन उनके पास अवेलेबल नहीं है तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के पास जा सकते हैं, लास्ट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। आजकल एक और चीज़ बड़ी सुनने में आ रही है, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो जो एमएसएमईज हैं उनको ईवी से रिलेटेड भी कोई बेनिफिट्स रहते हैं? हाँ सिडबी की एक और स्कीम है ग्रीन फाइनेंस के नाम से, उसमें काफ़ी कंसेशनल रेट पर लोन मिलता है और इसमें 50 करोड़ तक सिडबी काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस पर लोन देती है। तो अगर कोई इस तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी में कोई अपना एडॉप्शन कर रहा है, कोई ईवी व्हीकल खरीदना चाहता है या कुछ अपनी इस तरह की मशीन्स को रिप्लेस करना चाहता है, तो वो सिडबी की इस स्कीम को ज़रूर चेक कर ले। काफ़ी कॉम्पिटिटिव और प्राइस मतलब काफ़ी अच्छा है। अच्छा ओके, मतलब प्राइजेस भी काफ़ी सही हैं, बेनिफिट्स तो सर जैसे कोई बिजनेस है उसको मतलब जब कोई मशीन लेने जा रहा है तो हो सकता है कि चाहिए हो कि बिजनेस बहुत टाइम से चला आ रहा हो, या कई बार ऐसा होता है कि नए जो कंपनीज हैं उनको लोन नहीं मिलता। तो इसमें जो टेन्योर है वो कितना रहता है, कि कंपनी कितनी पुरानी होनी चाहिए लोन लेने के लिए, ऐसा कुछ है? देखिए लोन लेने के लिए टेन्योर की रिक्वायरमेंट जनरली बैंक टू बैंक वेरी करती है। सिडबी है, पीएसयू है, वो कहते हैं भाई कोई आपके पास पुराना टेन्योर नहीं है, आपके बिजनेस का कोई विंटेज नहीं है, तो भी वो लोन दे देते हैं। लेकिन प्राइवेट बैंक में जाएंगे वो जनरली 3 ईयर्स का विंटेज मांगते हैं। एनबीएफसी केस में भी सेम है कि वो 3 ईयर्स का विंटेज मांगते हैं। ओके, मतलब यूजुअली वो इंस्टीट्यूशन पे वेरी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल जैसे जो जीएसटी है वो हर किसी पे एप्लीकेबल है, हर किसी को भरनी पड़ती है। तो जब कोई लोन अवेल करने जा रहा है तो लोन एप्लीकेशन पे जीएसटी किस तरीके से अफेक्ट करता है? देखिए जो कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए, इवन प्राइवेट बैंक हैं, वो क्या है जो जीएसटी के डाटा को ना फैच कर लेते हैं और उसके बेसिस पर एक्चुअल सेल्स असेसमेंट करते हैं कि भाई लास्ट 6 महीने 1 साल में या लास्ट 3 ईयर्स में किसी भी बोरोवर ने कितनी सेल्स अचीव करी है, राइट। तो वो उसको इंटीग्रेट करके उसके बेसिस पर असेसमेंट करते हैं कि ये लोन इसको देना चाहिए या ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये इससे उसका डिसीजन मेकिंग काफ़ी फास्ट हो गया है। जैसे कि पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स है, जिस पर आप अपना डाटा अपलोड करेंगे, जीएसटी का डाटा अपलोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिपोर्ट क्रिएट कर देता है अपने फाइनेंसर के लिए। इसी तरह से जन समर्थ करके एक पोर्टल है, उस पर भी सेम प्रोसेस है। इवन
कई फिनटेक्स हैं, उन्होंने इसको अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया हुआ है कि वो जिसके बेसिस पर वो डिसीजन लेते हैं किसी को लोन देना चाहिए या नहीं, और कितना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो बेसिकली ये जीएसटी से डिसाइड होता है कि यस, जो बिल्कुल। उनके चांसेस हैं लोन हाँ, वो मिलने ट्रैक रिकॉर्ड पता चल जाता है हम्म, कि भाई इस कितनी सेल्स मंथ ऑन मंथ हो रही है, हम्म, इसका सीजनल बिजनेस है या नहीं, इसकी किस तरह के बायर्स हैं, किस तरह के सप्लायर्स हैं, उनके नाम तक आ जाते हैं कि इस पर्टिकुलर बायर्स के साथ इसने ओके परचेज इतना किया, ओके सेल करी है तो इस पार्टी हाँ को इतनी एक इतनी सेल तरीके की से है, हिस्ट्री पता हिस्ट्री चल पता चल जाती है, तो उससे वो डाटा की और रिलायबिलिटी बन जाती है। और सर जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है वो बनाना इम्पोर्टेंट रहता है जब हम मशीन लोन लेने जा रहे हैं। हाँ, देखिए जनरली क्या होता है, अगर बिल्कुल नया यूनिट है तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। हाँ, लेकिन कोई माइनर सा एक्सपेंशन है, मान ली ऑलरेडी यूनिट चल रही है और उसने मान ली का 2 एड ऑन करनी है, तो सिर्फ सीए में डाटा बना के ही बैंक को सबमिट किया जा सकता है। उसके लिए एडिशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं नहीं होती, पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। अगर जैसे किसी को डिले हो जाता है पेमेंट करने में लोन लेने के बाद या डिफ़ॉल्ट हो जाता है, उस केस में क्या होता है? देखिए, अगर इस केस में अगर कोई लोन डिफ़ॉल्ट होता है मशीन लोन में, तो बैंक्स अपने जो भी लीगल राइट्स हैं उनको फॉलो करेगा, है ना। आपकी जो मशीन लोन है, जो मशीन है उसको ऑक्शन कर सकता है, उसको सेल कर सकता है, और उसके बाद ही फर्दर ड्यूज हैं तो उसको अपने बोरोवर से कह सकता है पे करने के लिए। और जैसे ये तो बात हो गई। अब जैसे कोई लोन लेने जा रही है एमएसएमई, तो उनको क्या क्या जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स हैं वो रखने पड़ते हैं जब वो लोन अवेल करने जा रहे हैं? देखो, जब भी वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं उनको जनरली प्रोजेक्ट रिपोर्ट और सीएमए डाटा डॉक्यूमेंट तो मैंडेटरी है ही। इसके अलावा केवाईसी, बैंक स्टेटमेंट, लोन रिपेमेंट शेड्यूल्स वगैरह ये सारे सबमिट करने होते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट होते हैं या किसी का सिविल स्कोर ख़राब है तो लोन लेने में दिक्कत आती है, पर अगर किसी का स्कोर अच्छा है, बहुत अच्छी हिस्ट्री है, तो वो किसी तरीके से बेनिफिट मिल सकता है उस चीज़ का लोन लेते बिल्कुल टाइम? है, लोन अप्रूवल में भी इसका फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा उस पे भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो मतलब एक अच्छा स्कोर होने से क्या होता है कि बेनिफिट्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं और जो बिल्कुल, अमाउंट है शायद वो बढ़ जाए आपके बिल्कुल, लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, 1-2% का इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट मिल सकता है। अब जैसे किसी ने ऑलरेडी मशीन लोन लिया हुआ है और उसको और बढ़ाना है अपना लोन या कम करवाना है अमाउंट ऐसा कुछ, तो उसके लिए भी कुछ होता है, अपग्रेड कर सकते हैं आप? हाँ, मतलब जो अगर किसी ने एड ऑन टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, नया सेटअप लगाना है, तो बिल्कुल उसको मशीन के लिए लोन मिल जाएगा। इवन अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अपनी एक स्कीम निकाली है, आदित्य स्कीम है। इस स्कीम में 5% तक इंटरेस्ट सबवेंशन है। लगभग इसमें लगभग 60 क्लस्टर्स हैं और 14 सेक्टर्स हैं, जिसमें कि मतलब ग्लास है, इसमें टेक्सटाइल है, इसमें पेपर है, इसमें और भी मल्टीपल्स सेक्टर्स हैं, जिसमें एक स्कीम है। ये बड़ी अच्छी स्कीम है, लोगों को शायद इसके बारे में उतना। आदित्य का तो हमारा पॉडकास्ट भी हाँ, अपलोडेड है यस, चैनल यस, पे। यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे सर ये सब हमने बात कर ली डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, अब इसमें कोई एज लिमिट भी रहती है अगर किसी को लोन अवेल करना हो? हाँ, मशीन लोन अवेल करने के लिए मिनिमम 25 ईयर्स की एज होना ज़रूरी है और मैक्सिमम एज 65 ईयर्स हो सकती है। हाँ, लेकिन अगर एज किसी प्रमोटर की 65 से ज़्यादा भी है तो उसके अपने बच्चों को एज ए को बोरोवर बना के इस लोन को अवेल किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एज की वजह से ऐसे कोई इशू तो नहीं। उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में मैंने सुना है, वो भी ज़रूरी होता है क्या लोन लेते टाइम? हाँ, ये मैंडेटरी है कि इसी से कैटेगरी डिसाइड होती है कि अच्छा, कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर कोई उससे रिलेटेड बेनिफिट है तो उससे वो एमएसएमई ओनर को मिल जाएंगे। तो सर अब हम एक रैपिड फायर राउंड करने वाले हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको जल्दी जल्दी उनका आंसर देना है कम शब्दों में। बिल्कुल। तो सबसे पहले एमएसएमई के लिए मशीनरी लोन क्या होता है? देखिए, मशीनरी लोन बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ये ज़रूरी लोन है। दूसरा क्वेश्चन, मशीनरी लोन के कोई 3 फायदे? मशीन लोन लेने के सबसे बड़ी है कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और आगे कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग दे सकते हैं।
क्या मशीन लोन केवल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मिलता है या फिर सर्विस सेक्टर को भी मिल सकता नहीं, है? सर्विस को भी मिल सकता है, जैसे ओके। होटल इंडस्ट्री है या और भी कोई है, आईटी इंडस्ट्री, उनको मिल सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, क्या मशीन लोन हमेशा कोलैटरल पर ही मिलता है या बिना कोलैटरल के भी मिल ये सकता दोनों है? ऑप्शन है अवेलेबल। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, जो हम मशीन लोन लेते हैं उसकी जो रीपेमेंट टाइम है वो कितना रहता है usually? रिपेमेंट पीरियड 5 साल से लेके 15 साल तक का हो सकता है। जो मशीन लोन का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कितना रहता है लगभग? वो जनरली 8% से लेके 18% के बीच में हो सकता है। क्या नए जो स्टार्टअप्स हैं वो भी मशीन लोन ले सकते हाँ, हैं? बिल्कुल लोन मिल सकता है नए लोगों को भी। अब हमारा एट्थ क्वेश्चन, मशीन लोन लेने में क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको देखा जाता है, मतलब जो अमाउंट होता है, जो सैंक्शन अमाउंट है वो तय करने में क्या क्या चीज़ें नोट देखिए, की जाती सबसे पहले सिविल स्कोर देखा जाता है, हम्म। उसके बाद ये देखा जाता है कि प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं, हम्म। मशीन से कितना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। जो अच्छा सिबिल स्कोर होता है वो कैसे अफेक्ट करता है आपके लोन लेने के प्रोसेस देखिए, को? कई बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट को ना सिविल हम्म। के स्कोर से लिंक कर दिया गया है, तो अगर सिविल स्कोर अच्छा होगा तो रेट कम होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्विक सैंक्शन मशीनरी लोन क्या होता है? क्विक सैंक्शन मशीनरी ये होता है कि ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए और इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाता है। तो यही हमारे क्वेश्चंस थे आज के। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके विकास जी। Thank आई you. होप आपको भी अच्छा लगा अपने हाँ, व्यूज शेयर करके। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू दिशना। थैंक यू फॉर लिसनर। कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने बिजनेस फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमारे चैनल फाइनेंस सेवा पर ऐसे ही और बहुत सारे यूज़फुल पॉडकास्ट और वीडियोस मिलते रहते हैं। अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर इन्फो चाहते हो तो कमेंट या मैसेज करके हमें बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही वैल्यूएबल बिजनेस और फाइनेंस अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप अपने बिजनेस के लिए लोन या फाइनेंस गाइडेंस चाहते हो तो विजिट करिए financeseva.com, जहां एक्सपर्ट्स जैसे विकास जी और उनकी टीम आपकी हेल्प के लिए रेडी है। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।